Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahroz Salim. Today our topic is Newton's laws of motion. न्यूटन जो है ना बड़ा मतलब ज़हीन बंदा था। वो कैसे आपने इसकी वो एप्पल वाली कहानी तो सुनी होगी कि जब बाग में एक दिन बैठा था और एप्पल गिरा तो इसने क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहाँ से डिस्कवर कर लिया। हमारे जैसा बंदा होता तो क्या करता कि आराम से एप्पल उठा के खा के फारिग। उसने क्या किया, उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वहाँ से वो ऑब्जर्व किया। इस तरीके से न्यूटन के तीन जो है ना बेसिक लॉज ऑफ मोशन, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उसने क्या कि एक्सपेरिमेंट्स से डिस्कवर किए, कि एक्सपेरिमेंट्स करके वहाँ से हमारी डेली लाइफ में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उससे जो है ना न्यूटन लॉज उसने बनाए हुए हैं। इसलिए इसको कहते हैं इम्पीरिकल लॉज। न्यूटन लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इम्पीरिकल लॉज। अच्छा, न्यूटन ने ये अपने लॉज जो हैं 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में जो है वो पब्लिश किए। इस तरीके से न्यूटन लॉज स्मॉल वेलोसिटी के लिए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, स्मॉल वेलोसिटी के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, उस पर एप्लीकेबल, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए स्पीड, स्मॉल वेलोसिटी हो उस पर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल है। लार्ज वेलोसिटीज हैं यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है ना वो एप्लीकेबल होगी, जो हम जानते हैं इज इक्वल टू एम सी स्केयर। अब हम इसको फर्स्ट लॉ इसका डिस्कस करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एक्टेड बाय सम अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, कहीं भी पड़ी हुई है, तो वो रेस्ट में वैसे ही पड़ी रहेगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उन पर एक्ट ना करे। अच्छा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या भला है? इनर्शिया क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी कि जिससे वो चाहता है कि अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो पड़ा रहे। हम बॉडी को मूव करवाते हैं, बॉडी खुद क्या चाहती है कि मैं जैसे रेस्ट में पड़ी हूँ पड़ी रहूं। ठीक है, तो ये अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो चाहती है मूव करती ही रहे, रुके नहीं। तो ये उस बॉडी की अपनी इनर्शिया है कि जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है उसकी अपनी स्टेट को जब हम चेंज करना चाहते हैं। किसी भी बॉडी की स्टेट को जब हम चेंज करना चाहते हैं तो वो बॉडी जो रेजिस्ट करती है उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या, एक बुक है टेबल पे पड़ी हुई है। अब वो खुद ब खुद तो मूव नहीं ना करेगी। बुक पे जो टेबल पे जो बुक पड़ी हुई है, अब वो क्या है, खुद मूव नहीं करेगी। तो ये इसमें एग्जाम्पल में आ सकता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है तो वो खुद ब खुद नहीं रुकेगी। अब हम जमीन पे किसी भी बॉल को फेंके ना तो वो कुछ मूव करके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। यानी अगर इन सारे रेजिस्टिव फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर दें, इनको खत्म कर दें किसी तरीके से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी खुद ब खुद नहीं रुकेगी। खुद ब खुद कोई बॉडी ना मूव करेगी ना रुकेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ पे हमने न्यूटन के लॉ जो है ना फर्स्ट लॉ खास तौर पे वो हमने अप्लाई करने, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके दो टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि वो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी सराउंडिंग, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जाए, न्यूटन फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर जाए, तो उसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करने का मतलब ये याद रखना है कि क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। दोनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, इसीलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। दूसरा क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
नॉन इनर्शियल मतलब कि जहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, कि इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है वो कोई ना कोई बनेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो क्या होगा, वो बॉडी मूव करेगी, हमारी नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। नेट फोर्स क्या मतलब कि अगर राइट साइड पे 5 न्यूटन अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी की, लेफ्ट साइड पे 3 न्यूटन अप्लाई हो रही है, तो बॉडी राइट साइड पे जाएगी। जिस तरफ फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स उस तरफ है, बॉडी उस तरफ मूव करेगी। अच्छा, अब बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसी को डिस्कस किया हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सेलरेशन के बारे में ये बताया गया है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, कि जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी वो बॉडी उतनी ज्यादा तेजी से मूव करेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, बॉडी जो है वो बड़ी है, ठीक है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, वो अब स्लो मूव करेगी। और वही फोर्स, सेम फोर्स अगर हम किसी ऐसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं कि जिसका मास कम है, तो वो तेजी से मूव करे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन ये है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या, नेट फोर्स, एम मास ऑफ द बॉडी, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। फोर्स क्या होती है कि फोर्स वो एजेंसी, वो एक्ट हमारा है जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव करती है या रेस्ट में आती है। यानी आप कोई बॉडी मूव कर रही है, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वो रुक जाएगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो मूव करना शुरू कर देगी। फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन को डिफाइन करना हो तो न्यूटन क्या होगा कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। कि कोई बॉडी है जिसका मास स्पेसिफिक 1 किलोग्राम है, उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस पर फोर्स जो हम लगाएंगे वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि हम कोई भी काम जो करेंगे उसका क्या है, रिएक्शन होगा। कोई भी काम, कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। है जी, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा उसका रिएक्शन आएगा, बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब इस लॉ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ना, वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, लेकिन वो एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडीज पर। एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन जो है ना, वो अप्लाई नहीं होता। एक बॉडी पर एक्शन हो रहा है तो दूसरी बॉडी पर रिएक्शन होगा। है जी, अगर किसी को थप्पड़ लगाएं, वो एक्शन है, वो आगे से हमें थप्पड़ लगाएगा, वो खुद को नहीं लगाएगा, हमें लगाएगा, वो उसका रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, डिफरेंट बॉडीज पर होते। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है, इंटरएक्शन। whenever an interaction occurs between two objects, कि कोई सी भी दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने की वजह से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे पर ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक कोई बॉडी, कोई बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और उस बुक की वजह से जो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये उसका एक्शन है। इस तरीके से टेबल उस पर रिएक्शन लगाएगी कि जो उसने बुक को होल्ड करके रखा हुआ है, ये उसका रिएक्शन। तो ये तीन हमारे न्यूटन के लॉज जो है वो आज का टॉपिक था। थैंक यू।